स्टूडेंट, मैं श्रवण गोस्वामी। वेलकम है आप सभी का श्रवण लेक्चरर चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जो आप लोगों का क्लास 10 साइंस चैप्टर 5 है। ठीक है, हम लोग जो है चैप्टर फर्स्ट जो है आप लोगों का चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ऑलरेडी पढ़ लिया है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर 2 जो है आप लोगों का, ठीक है, चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण, उससे भी मैंने आप लोगों को एक वीडियो में पूरे टॉपिक को पढ़ा दिया है। उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर 3 जो है आप लोगों का धातु एवं अधातु, उसको भी मैंने 1 घंटे में पढ़ा दिया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर 4 जो आप लोगों का है कार्बन तथा उनके यौगिक, उस वीडियो को आप लोगों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे भी मैंने 1 घंटे में पढ़ाकर पूरा पाठ खत्म कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 में क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 5 में पढ़ेंगे स्टूडेंट तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और हम लोग जैव प्रक्रम पार्ट को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन सभी वीडियो का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक, तो यहाँ आप लोगों का डोबेरानर का त्रिक सिद्धांत जो है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तीन तत्वों वाले जैसे ऐसे समूह, स्टूडेंट डोबेरानर ने 3 तत्वों को लिया था और एक ही समूह में जो 3 तत्व होते हैं। ठीक है, तो 3 तत्व वाले ऐसे समूह त्रिक बनाए जाएं। ठीक है, डोबेरानर ने कहा था कि 3 तत्व वाले ऐसे समूह त्रिक यानी कि त्रिक बनाए जाएं जिसमें त्रिक के 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, उनके परमाणु द्रव्यमान यानी कि परमाणु भार होता है या परमाणु द्रव्यमान और एक परमाणु क्रमांक होता है। लेकिन पहले आपका जो था परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान ज्यादा माना जाता था, तो इसलिए परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। इन्होंने क्या कहा अभी एग्जाम्पल से समझा दूंगा, लेकिन आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक बार अच्छे से समझा देता हूं। इन्होंने कहा था कि जैसे तीन तत्व लिया जाए एक ही समूह के। ठीक है, अब 3 तत्व को लिया जाए तो पहला देखिए, जैसे यहां मैंने वैसे यहां मैंने जान लीजिए पहला तत्व है, दूसरा तत्व है, तीसरा तत्व है। तो 3 तत्व एक ही समूह के लिया जाए तो पहले तत्व का जो परमाणु भार होगा और तीसरे तत्व का परमाणु भार अगर जोड़कर हम लोग उसका औसत यानी कि 2 से भाग दे दें तो इसका परमाणु भार ज्ञात हो जाता है। यही इनका ट्रिक था, लेकिन अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो आप लोग शॉर्टकट में भी कर सकते हो ऐसे कि डोबेरानर ने 3 तत्वों को एक ही समूह में लेकर, एक ही समूह के 3 तत्वों को लेकर कहा कि जैसे पहले तत्व का परमाणु द्रव्यमान और तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है, जो आप लोगों का बीच का तत्व होता है उसका परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, अब यहाँ आप लोग ऐसे लिखोगे तो फुल मार्क मिलेंगे। 3 तत्व वाले ऐसे समूह त्रिक बनाए जाएं जिसमें त्रिक के 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को समझाना क्या चाहता हूं, आप लोग समझिए। मैं एक ही समूह का लेता हूं, जैसे यहां मैंने लिया लिथियम। ठीक है, लिथियम लिया और Na यानी कि सोडियम लिया। ठीक है, और एक मैंने लिया के पोटेशियम। इनको मैंने लिया, 3 तत्वों को लेना है तो 3 तत्वों को मैंने लिया। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा इनकी असफलता का कारण क्या था, इनका मतलब नियम सफल नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को समझाता हूं कैसे। यहां आप लोग इनका परमाणु द्रव्यमान लिखिए, बीच वाले का आप लोगों को ज्ञात हो जाएगा लेकिन इनका लिखना पड़ेगा। पहला Li का आप लोगों का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 6.9। ठीक है, क्योंकि इसका जो परमाणु भार क्रमांक होता है 3 होता है। ठीक है, अब आपका इसका जो होता है 39 होता है। ठीक है,
अब इन्होंने कहा था इन दोनों का अगर हम लोग परमाणु भार जोड़ दें तो आपका बीज जोड़कर औसत कर दें तो आप लोगों का बीज का पता चल जाता है। तो यहां अगर हम लोग जोड़ें तो 39 है, 0 है, 6.0 है, तो यहां आपका आएगा 45.9। ठीक है, तो इतना आपका आया। तो अब आप लोग इसे अगर 2 से भाग दिया जाए तो आप लोगों का कितना आएगा, तो आप लोग जानते होंगे आप लोगों का कितना आ सकता है। ठीक है, तो इसका देखिए लगभग बताया था, एकदम मतलब क्लियर नहीं है कि जस्ट उतना ही आएगा, लगभग यहाँ आप लोग देख सकते हैं लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ इसका जो होता है 23 होता है। ठीक है, तो आपका लगभग आ गया। लेकिन इनका जो यह सिद्धांत था क्या हुआ, यहाँ आप लोग समझिए। देखिए उस समय ज्ञात मतलब कुछ कम ही तत्व ज्ञात थे, तो इनका क्या हुआ, डोवेरानर उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 ही त्रिक बना पाए, यानी कि शुरुआत में 3 ही त्रिक बना पाए, उसके बाद इनका नियम फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो इनका जो था इसलिए तत्वों का वर्गीकृत करने का यह त्रिक पद्धति असफल रहा। इनका 3 तत्वों को लेकर 3 ऐसे बन जाएगा, लेकिन उसके बाद इनका जो सिद्धांत है वो फॉलो नहीं करता है, इसलिए यह जो नियम था वो असफल रहा। ठीक है, तो ये था डोवेरानर का त्रिक सिद्धांत। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम। बहुत इजी है ये, उससे भी ज्यादा इजी है लेकिन इंटरेस्टिंग है। देखिए यहां है न्यूलैंड का अष्टक नियम, सन 1863, सन याद रखना थोड़ा। ठीक है, सन 1863 ईस्वी में न्यूलैंड ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। न्यूलैंड ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। नियम आपका शुरू होता है यहां से, जिसे मैंने इनवर्टेड कामा के अंदर रखा है। ठीक है, और यहां आप लोगों को मैंने वैसे लिख दिया कि सन लिख दिया, और किसने प्रतिपादित किया, न्यूलैंड ने। उस नियम का क्या नाम है, न्यूलैंड का अष्टक नियम। देखिए स्टूडेंट बहुत ही इजी बेस से लिखा है, जिस प्रकार संगीत में पहले और 8वें स्वर में समानता पाई जाती है या होती है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। यहां देखिए सा और सा, इसमें यहां देखिए यहां आपका सा है और सा है, तो ये देखिए समान है। इसी प्रकार से नियम दिए थे। उसी प्रकार यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो हर 8वां तत्व, यहां पहले तत्व, देखिए पहले तत्व लिखा है, पहले तत्व के गुणों में सामान्यता प्रदर्शित करता है। यहां कहने का अर्थ है जिस प्रकार से संगीत देखिए सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी कि सा यहां भी आया, सा यहां भी, तो सामान्यता पाएगा। इसी प्रकार से हर एक तत्व को अगर परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो पहला तत्व और 8वां तत्व में सामान्यता पाई जाएगी, इनका यह कहना था। अब स्टूडेंट आप लोग सोचो कि ऐसे अगर होता तो क्या होता, सभी को याद हो जाता, हाँ पहला तत्व का समानता जितना होगा जिस प्रकार से होगा 8वां तत्व उसी प्रकार से होगा। लेकिन इनका नियम भी फॉलो नहीं होता है, भी आप लोगों को पूरा डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन पहले आप लोगों को मैं इस थ्योरी को अच्छे से समझा दूं। ठीक है, आप लोगों को मैं तत्व के साथ समझा दूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ही ना हो और आप लोग बोर्ड एग्जाम में इजी वे से लिख सकें। ठीक है, तो यहाँ न्यूलैंड का अष्टक नियम आप लोगों को ऐसे लिखना है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं इसका एग्जाम्पल तत्व के साथ। ठीक है, आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां मैं आप लोगों को देखिए इनका, आप लोग जो इनका सॉन्ग था वो क्या था, यहां नीचे समझा देता हूं। ठीक है, ऊपर आप लोग ना समझे, उससे अभी मैं आप लोगों को असफलता का कारण बताऊंगा। यहां आप लोग देखिए इनका सॉन्ग क्या था, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, निशा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8। अब आप लोग समझो, यहां आप लोग रखिए तत्वों को, लिथियम, ठीक है, Be एंड री, कार्बन, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को लिखना है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऐसे आप लोग लिख दीजिए। देखिए अब आप लोग समझो, इनका यही कहने का अर्थ है पहले तत्व की जो मतलब गुण होंगे, समानता होगी, वे 8वें तत्व की समान होंगी। लेकिन इनका असफलता का कारण क्या रहा स्टूडेंट,
न्यूलैंड के नियम जो थे, नियम के देखिए, न्यूलैंड के नियम से परमाणु क्रमांक 20 तक ही 8वां तथा पहला तत्व में सामान्यता रखता है। यानी कि न्यूलैंड का नियम केवल 20 परमाणु क्रमांक तक ही फॉलो करता है, उसके बाद इनका नियम बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता है। लेकिन इसके बाद इनका नियम पालन नहीं करता है, इसलिए इनका यह नियम भी असत्य ही रहा है। ठीक है, तो यहां मैंने आप लोगों को समझा दिया जो न्यूलैंड का अष्टक नियम और डोबेरानर का त्रिक सिद्धांत। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा डोबेरानर का त्रिक सिद्धांत और न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, डोबेरानर का त्रिक सिद्धांत और न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, ये आपके सिलेबस में जो है आपके सिलेबस से कट कर दिया गया है, लेकिन आप लोगों को मैंने सोचा पढ़ा दूं, ये बेसिक है आप लोगों का तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया और आप लोगों को थोड़ा जरूरी भी है बेसिक पढ़ना, तो आप लोगों ने पढ़ लिया, अच्छा है, छोटा टॉपिक है, बहुत समय नहीं लगता है पढ़ने में। ठीक है, तो उसे पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट इसके आगे जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम, पहले हम उनके नियम को जानेंगे, फिर आधुनिक आवर्त सारणी का नियम, ठीक है, इन्हें जानेंगे, फिर मेंडलीव की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर को समझेंगे, फिर हम लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी पूरा जानेंगे, फिर हम लोग दीर्घाकार आवर्त सारणी जानेंगे। ठीक है, आइए मैं आप लोगों को पहले बताता हूं मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम। ठीक है, मेंडलीव ने क्या नियम दिया था। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार इस सभी जो आप लोगों का पेज है, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी कि पीडीएफ का लिंक आप लोगों को इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दो शब्द आएंगे। ठीक है, तो मैंने सोचा आप लोगों को इससे पहले आप लोगों को मैं परमाणु क्रमांक और परमाणु भार को डिटेल में समझा दूं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए परमाणु क्रमांक होते क्या हैं और परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं। तो इन दोनों को मैं आप लोगों को पहले समझा दूं, फिर आप लोग इन्हें समझिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को राइट यानी कि लिख कर समझा देता हूं। तो अब हम लोग समझेंगे परमाणु क्रमांक क्या होता है और परमाणु द्रव्यमान या इसे कह सकते हो परमाणु भार क्या होता है। ठीक है, अच्छे से समझ जाओगे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन का संख्या जो होता है वो परमाणु क्रमांक कहलाता है। कोई आपका नाभिक है, न्यूक्लियस है, उसके मतलब नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की जो संख्या है उसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। प्रोटॉन की जो संख्या होगी उसे हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा। ठीक है, आप लोग समझ जाओगे। आप लोगों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग 9th में पढ़े होंगे, 8th में पढ़े होंगे। ठीक है, साइंस में। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की जो संख्या होती है उसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए, अगर मैं लूं क्लोरीन को ले लूं, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन में आप लोगों का जो अगर देखिए इसका जो मैंने कहा क्या है, ये आपने लिया, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉन है। ठीक है, प्रोटॉन की जो संख्या होगी परमाणु क्रमांक होगी। ठीक है, तो यहाँ प्रोटॉन जो होगा आपका वो आसानी से पता है 17 होगा, क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉनों की संख्या होगी। तो प्रोटॉन की जो प्रोटॉन का संख्या है वो परमाणु क्रमांक कहलाता है। तो यहाँ प्रोटॉन की जो संख्या होगी वही आपका परमाणु क्रमांक होगा। तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 17 होगी। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या तो इतनी हो गई। अब एक बात समझो स्टूडेंट, अगर यहाँ प्रोटॉन की संख्या इतनी होगी तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की भी संख्या इतनी ही होगी, क्योंकि एक शर्त है कि आप लोग समझिए। देखिए, परमाणु जो होते हैं, परमाणु में परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है स्टूडेंट, वो क्या होती है? यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या की। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या।
अगर जितना आपका प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उतने प्रोटॉन की संख्या होगी। बस इतना ही याद रखना है स्टूडेंट। लास्ट में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, ठीक है। अगर मैं यहाँ एक और एग्जाम्पल लूँ, यहाँ मैंने लिया 11 किसका परमाणु क्रमांक होता है, Na यानी कि सोडियम का, ठीक है। अब यहाँ आप लोग समझिए, यहाँ अगर P जो है, देखिए परमाणु क्रमांक जो होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, तो यहाँ आपका प्रोटॉन की संख्या 11 होगी, ठीक है। अगर प्रोटॉन की संख्या 11 होगी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 11 ही होगी। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। बस इतना समझो, इतना बहुत है। तो यहाँ आप लोगों को परमाणु क्रमांक के बारे में तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे स्टूडेंट परमाणु भार, यानी कि आप लोगों का परमाणु भार क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। देखिए परमाणु के नाभिक जो होते हैं, क्या है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित, जो परमाणु का नाभिक है उसमें उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग जो होता है परमाणु भार कहलाता है। देखिए स्टूडेंट, अगर कोई नाभिक है उसमें प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को मिला दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो वो आपका जो होगा वो क्या होगा, परमाणु भार होगा। जैसे यहाँ मैं आप लोगों को एक छोटा सा सूत्र के माध्यम से समझा देता हूँ। यहाँ जो आप लोगों का A होगा, ठीक है, यानी कि परमाणु भार होगा वो P+N के बराबर होगा, ठीक है। P+N यानी कि P+N का अर्थ है P से प्रोटॉनों की संख्या, N से न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर मैं देखूं यहाँ Na जो है, ठीक है, यहाँ Na का परमाणु क्रमांक 11 है, ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो इसमें क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मेरे प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है तो प्रोटॉन की संख्या भी उतनी होगी, ठीक है। तो यहाँ अगर हम A बराबर देखें, यहाँ आपका 11 हो जाएगा और प्लस N की संख्या आपका 12 हो जाएगा, इक्वल टू 23 होगा। Na का जो परमाणु भार होगा वो 23 होगा। और एक बात और ध्यान रखना, ये परमाणु क्रमांक का लगभग 2 गुना होता है। अगर परमाणु क्रमांक जितना होता है ये उसका लगभग 2 गुना होता है स्टूडेंट। अगर यहाँ आपका 11 है तो यहाँ कितना होना चाहिए, 22, लेकिन मैंने क्या कहा है, लगभग, यानी कि लगभग में बराबर होता है। यहाँ कोई 11 ही बिल्कुल नहीं होता, 11 पॉइंट कुछ होता होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया परमाणु भार और परमाणु क्रमांक। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में बताना। Zn जो है इसका आप लोग परमाणु क्रमांक बताइए, परमाणु भार बताइए, ठीक है। परमाणु क्रमांक कितना होगा, परमाणु भार कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार आप लोग बताइए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, प्रोटॉनों की संख्या बताइए, सब कुछ बताना है, ठीक है। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा स्टूडेंट, तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समझ में आ गया होगा, तो आप लोगों को मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम और जो आप लोगों का आधुनिक आवर्त सारणी का नियम समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब समझिए स्टूडेंट मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम और आधुनिक आवर्त सारणी का नियम, ठीक है। तो यहां मैं पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी समझाता हूं। तो यहां मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम है, इस नियम के अनुसार जो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। यहाँ जो है तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं स्टूडेंट। यहाँ बात क्या किया गया है कि जो अगर तत्व है तो उनका भौतिक तथा रासायनिक गुण जो है परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि यहाँ पूरा जो दिया गया है परमाणु भार को दिया गया है, ठीक है। लेकिन इनका यही नियम थोड़ा गलत हो गया। यहाँ आप लोग दूसरा समझिए, जो आप लोगों का आधुनिक आवर्त सारणी है ये आप लोगों को समझना है, ठीक है। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं।
इस नियम के अनुसार स्टूडेंट इनके जो भौतिक तथा रासायनिक गुण हैं उनके परमाणु क्रमांक की आवर्ती फलन होते हैं। स्टूडेंट जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है इसमें देखिए समस्थानिक का कोई स्थान ही नहीं था। समस्थानिक का स्थान क्यों नहीं था? आप लोग पढ़े होंगे समस्थानिक संभारिक। देखिए स्टूडेंट संभारिक का स्थान इसलिए नहीं था क्योंकि इसमें परमाणु क्रमांक का बात ही नहीं किया गया, और परमाणु क्रमांक समस्थानिक में परमाणु क्रमांक का बात किया जाता है। समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार भिन्न हो। तो इसमें जो होता था स्टूडेंट समस्थानिक की कमी थी, यानी कि समस्थानिक का कोई स्थान ही नहीं था। जब परमाणु क्रमांक पता ही नहीं था तो समस्थानिक कैसे पता चलेगा? यानी कि सब भार संभारिक पर था, यानी कि परमाणु भार पर था। ठीक है, और इसमें दोनों था, इसमें परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों था, यानी कि संभारिक और समस्थानिक दोनों थे। इसलिए ये जो नियम है ये सफल हुआ। ठीक है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी का नियम और मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम आप लोग समझ लीजिए। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण जो है परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, और थोड़ा सा अंतर है इसमें भार और उसमें क्रमांक। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है इस नियम के अनुसार जो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। बस इतना ही अंतर है और इतना आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। अब हम लोग देखेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है। ठीक है, हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं जो कि आप लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखते रहिए। हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, तो अब हम लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी और जो है आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे वो आप लोग समझिए स्टूडेंट। देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी आपको पता है कि ये परमाणु भार को लेकर चले। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक। तो यहाँ आप लोग समझिए पहला जो अंतर है तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। इसमें परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। जैसे अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो इन्हें परमाणु भार 2 आगे, फिर 4, फिर 8, फिर 10। ठीक है, मतलब परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। क्या किसमें? मेंडलीव की आवर्त सारणी में। ठीक है, तो इतना समझ में आया। दूसरा जो है इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। अगर मेंडलीव की आवर्त सारणी आप उठा के देखो तो उसमें जो है इस आवर्त सारणी में जो हाइड्रोजन है उसका कोई स्थान निश्चित नहीं है। स्थान का अर्थ है उसको कोई जगह ही नहीं दिया गया, यानी कि स्थान उसका कोई निश्चित नहीं है, कहीं यहाँ कहीं वहां। ठीक है, तो इसमें जो था इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई स्थान निश्चित नहीं था, इतना ध्यान में रखना। दो आपको स्पष्ट, इसका पहले का देखिए इसमें क्या है, तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया, लेकिन इसमें तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के रूप में व्यवस्थित किया गया। यानी कि जो परमाणु क्रमांक जिसके जैसे रूप हो, जैसे Na का अगर 11 है तो ऐसे क्लोरीन का 17 है, तो ऐसे मतलब उनको क्या किया गया, परमाणु क्रमांक के रूप में व्यवस्थित किया गया। ठीक है, और इसमें क्या है, इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं था। अगर देखा जाए मेंडलीव की आवर्त सारणी तो इसमें कोई हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं है, लेकिन इसमें जो था इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का निश्चित स्थान था। हाइड्रोजन का यहाँ निश्चित स्थान है, यहाँ है तो यहाँ रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो था हाइड्रोजन का एक निश्चित स्थान था, इसमें नहीं है। अगला आप लोग समझिए, इस आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था। देखिए स्टूडेंट, समस्थानिक के लिए स्थान क्यों नहीं था? क्योंकि स्टूडेंट इसमें क्या हुआ है कि इसमें इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन नहीं, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक। देखिए स्टूडेंट, इसमें परमाणु क्रमांक का कोई बात ही नहीं किया गया। ठीक है, तो इसलिए जब परमाणु क्रमांक का बात ही नहीं किया गया तो इसमें समस्थानिक इसीलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो समस्थानिक क्या होता है, जिसके परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। जब परमाणु क्रमांक है ही नहीं, जो चीज है ही नहीं, तो वो कैसे उसका पता चलेगा? तो ये बाद में पता चला समस्थानिक। ठीक है, तो समस्थानिक यानी कि इसमें परमाणु क्रमांक था नहीं, तो इसलिए इस आवर्त सारणी में समस्थानिक के लिए कोई स्थान नहीं था। समस्थानिक के लिए स्थान इसलिए नहीं था क्योंकि इसमें जो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखा गया। ठीक है, और इसमें परमाणु क्रमांक के और परमाणु क्रमांक का भी एक तत्व का परमाणु क्रमांक दिया गया, उनका भार भी दिया गया। तो इसमें समस्थानिक और संभारिक दोनों का स्थान था, लेकिन इसमें समस्थानिक का स्थान नहीं था। ठीक है, इस आवर्त सारणी में समस्थानिक का उचित स्थान था। अगर आधुनिक आवर्त सारणी को देखा जाए स्टूडेंट, तो इसमें जो था समस्थानिक का उचित स्थान था, इसमें जो था समस्थानिक का स्थान था, क्योंकि इसमें परमाणु क्रमांक थे और परमाणु क्रमांक अगर होंगे तो उसमें समस्थानिक का स्थान जरूर होगा, और इसमें परमाणु भार भी थे तो इसमें आपका जो समस्थानिक और समभारिक का भी स्थान था, और इसमें केवल समभारिक का था, समस्थानिक का नहीं था।
तो ये हमारा मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर समझ में आ गया होगा, और मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम और आधुनिक आवर्त सारणी का नियम समझ में आ गया होगा। तो ये अगर समझ में आ गए हो तो हम लोग मेंडलीव की पूरी आवर्त सारणी के बारे में डिटेल में समझें, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मेंडलीव की पूरी आवर्त सारणी। तो स्टूडेंट, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और मैं आप लोगों को जैसा बता रहा हूं, अगर ऐसे आप लोग हैंड राइटिंग नोट्स जैसा मैं प्रोवाइड कर रहा हूं ऐसे लिखोगे तो आप लोगों का एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों को फुल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं और अच्छे से हैंड राइटिंग के साथ, ठीक है। आप लोगों को चित्र के साथ अगर चाहे जितना समझा दिया जाए आप बोर्ड एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। आपको मैं ऐसे पीरियडिक टेबल उठाकर और अच्छे से समझा दूं तो उतना अच्छा नहीं लिख पाओगे स्टूडेंट, ठीक है। वो सब कंपटीशन में ऐसे समझे जाते हैं कि ट्रिकी मॉडल, इसमें आप लोगों को थ्योरी लिखना पड़ेगा स्टूडेंट। अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो उसमें थ्योरी जरूर लिखना पड़ेगा, और ये स्टूडेंट आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोगों को अच्छे से थ्योरी से समझा रहा हूँ, क्योंकि आपके 7 अंक में आते हैं क्वेश्चन अगर आएंगे तो, और आते जरूर है दीर्घाकार आवर्त सारणी और ये दीर्घाकार आवर्त सारणी में इसके बाद समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको पहले समझो, फिर दीर्घाकार आवर्त सारणी को आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। सन 1869 ईस्वी, यहाँ बात क्या किया गया है, सन 1869 से 1871 यानी कि 12 वर्ष, यानी कि 12 वर्ष, देखिएगा एक और इधर एक जो, यानी कि 12 वर्ष तक, सॉरी स्टूडेंट यहाँ आप लोगों को केवल 2 वर्ष, ओनली 2 वर्ष, ठीक है, यानी कि 2 ईयर, ठीक है। तो 1869 ईस्वी से 1871 ईस्वी में रूस के वैज्ञानिक मेंडलीव ने, देखिए यहाँ आप लोगों को छोटा सा बात ध्यान रखना है स्टूडेंट कि ये जो मेंडलीव जी थे ये रूस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? रूस के वैज्ञानिक, ठीक है। बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करो क्योंकि ये बहुविकल्पी में आ सकते हैं, ठीक है। मेंडलीव कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो रूस के वैज्ञानिक थे, ठीक है। मेंडलीव ने उस समय कितने तत्व ज्ञात थे स्टूडेंट? अब आपके एलिमेंट्स कितने ज्ञात हैं? 118, लेकिन उस समय ज्ञात केवल 57 तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। उस समय केवल स्टूडेंट 57 तत्व ही ज्ञात थे, तो इसलिए उन्हें परमाणु भारों के रूप में व्यवस्थित कर दिया, ठीक है। व्यवस्थित करने के बाद यह पाया गया कि नियमित अंतर के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि व्यवस्थित करने के बाद यह पाया कि नियमित अंतर के बाद, कुछ नियम के अंतर के बाद, यानी कि समान गुण वाले तत्व पाए गए। कुछ नियमित अंतर के बाद समान गुण वाले तत्व पाए गए, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है कि कुछ नियमित अंतर के बाद समान गुण धर्म वाले तत्व पाए गए। इनके आधार पर मेंडलीव ने एक नियम दिया। मेंडलीव ने एक नियम दिया स्टूडेंट, और नियम कौन सा था? वही जो मैंने अभी बताया है, लेकिन एक बार और समझ लीजिए क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन में आते हैं। मेंडलीव की नियम आप लोगों को समझाइए, ठीक है। तो इस नियमानुसार जो आप लोगों का मेंडलीव का नियम है, इनके नियमानुसार जो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, जो तत्व हैं उनके अगर हम जो फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, यानी कि भौतिक गुण या रासायनिक गुण, ठीक है, उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ मेन फंडा क्या है? परमाणु भार, एटॉमिक मास, ठीक है। परमाणु भार याद रखना, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, नोट बना लीजिए स्टूडेंट, और एक एक नोट कर लिए। अगर आप लोग रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन तथा उनके यौगिक, ठीक है, इन सबको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लेना स्टूडेंट। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वो सारे लेसन है, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट मेंडलीव की आवर्त सारणी के लक्षण। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका ये बड़े में आता है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा बड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि थोड़ा विस्तार से, ठीक है। तो यहां आप लोग समझिए, पहला इनके लक्षण पहला समझिए। इस सारणी में जो है तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। अगर इस आवर्त सारणी को देखा जाए तो तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, ठीक है। यहाँ मेन है आपका परमाणु भार, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था। किसे? इस सारणी में। अगर आप तत्वों को मतलब सीरीज से देखें तो इसमें परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में इसे रखा गया था। दूसरा, इस सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। अगर आप उठा के देखें तो इसमें आपको 12 क्षैतिज पंक्तियां, जिसे श्रेणियां कहते हैं स्टूडेंट। यहां आप लोग कर दीजिए श्रेणी, ठीक है, सारणी नहीं श्रेणी, ठीक है, श्रेणी कर दीजिए।
तो यहाँ 12 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिसे श्रेणियां कहते हैं, लेकिन इस श्रेणी में 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिसे समूह कहते हैं। इस जो आपका श्रेणी है ना उसमें 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम है, ठीक है, यानी कि ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिसे समूह कहते हैं। तो इस लक्षण को भी नोट कर लीजिए। पहला क्या है, इस सारणी में तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। दूसरा है इस सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिसे श्रेणियां कहते हैं। तीसरा है इस श्रेणी में 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिसे समूह कहते हैं। तो यहाँ पहले आप लोगों को मैंने समझाया कुछ मेंडलीव जी के बारे में। 1869 से 1871 में रूस के वैज्ञानिक मेंडलीव का उस समय 57 तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, ठीक है, ऐसे मैं आप लोगों को समझा दिया। फिर मैंने आप लोगों को समझाया इनके नियम जो थे, फिर मैंने आप लोगों को समझाया मेंडलीव की आवर्त सारणी के लक्षण। अब हम लोग समझेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है उनके लाभ क्या था, ठीक है, अगर है तो आप लोगों को लाभ भी मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ आप लोग समझिए मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ क्या था कि तत्वों के गुणधर्म के अध्ययन में आसानी। अगर कोई तत्व है तो उनके गुणधर्म अगर देखा जाए कि इनका गुणधर्म कैसा है, अच्छा है कि अच्छा नहीं है, ठीक है, तो उसमें आसानी हुआ, तत्वों के गुणधर्म के अध्ययन में आसानी हुआ, ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक पीरियाडिक टेबल बना दिया। पीरियाडिक टेबल बनाया तो उसमें मतलब तत्वों को ऐसे रखा गया कि जिनके गुणधर्म समान हो से एक कॉलम में उसे दूसरे, यानी कि जैसे जैसे तत्व निकलते गए 57 तत्व इन्होंने ज्ञात था तो उस समय 57 तत्वों को रखा, ठीक है, लेकिन जो जैसा गुणधर्म था वैसे रखा गया। और परमाणु भार का सही ज्ञान, इसमें तो परमाणु भार का ही तो सही ज्ञान दिया गया था, क्योंकि उसमें परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, सब जगह परमाणु भार की ही बात की गई। तो इसमें जो था परमाणु भार का एकदम करेक्टरी ज्ञान हो जाता है, ठीक है, किसमें मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में। अगला देखिए तीसरा, नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सुविधा। अगर देखा जाए तो इसमें नए तत्वों की, कई सारे नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सुविधा हुआ, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेंडलीव की आवर्त सारणी के लक्षण, और ये आपका दूसरा मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है उनके लाभ क्या है, तत्वों के गुणधर्म के अध्ययन में आसानी, जो तत्व है उनके गुणधर्म के अध्ययन में आसानी, और दूसरा परमाणु भार का सही ज्ञान, आप लोगों को इसमें परमाणु भार जो है एटॉमिक मास का सही ज्ञान मिला। तीसरा है नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सुविधा। देखिए इसमें जो थे नए तत्वों की खोज हुई, ठीक है, और परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, टेबल भी बनाया मेंडलीव जी ने। तो यहाँ आप लोगों को मैं बताता हूँ कुछ मेंडलीव की आवर्त सारणी की हानियां, यानी कि हानि क्या थी। तो स्टूडेंट अब हम लोग समझने वाले हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी की हानि क्या है। नंबर फर्स्ट आप लोग समझ लीजिए स्टूडेंट, परमाणु भारों के क्रम में परिवर्तन। जो परमाणु भार का बात किया गया हर चीज में, तो परमाणु भार का जो क्रम था उसमें परिवर्तन हो गया, ठीक है। दूसरा है मतलब अनेक नए तत्वों के लिए उचित स्थान का अभाव। देखिए स्टूडेंट यहाँ 57 तत्वों के ही एक पीरियाडिक टेबल बनाया गया, अब नए तत्व की खोज हुई तो उसके लिए कोई उचित स्थान नहीं था, तो उचित स्थान का अभाव था किसमें, मेंडलीव की आवर्त सारणी का जो पीरियाडिक टेबल था। तीसरा समस्थानिक तथा संभारी की खोज। स्टूडेंट इसी के द्वारा हम लोग समस्थानिक तथा संभारी की खोज हुई। और चौथा है तत्वों का मूल लक्षण उसका परमाणु क्रमांक होता है। यहाँ इन्होंने एक थोड़ा सा गलत बताया कि तत्वों का जो मूल लक्षण होता है परमाणु भार होता है, लेकिन यहाँ आपका जो सही है वो तत्वों का मूल लक्षण जो होता है परमाणु क्रमांक होता है। यही आप लोगों का राइट है, तत्वों का जो मूल लक्षण होता है स्टूडेंट वो परमाणु क्रमांक होता है, याद रखना। हानि आप लोगों को मैंने 4 बता दिया। अब आप लोगों का जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है स्टूडेंट यहीं पर समाप्त हो जाता है। आप लोगों को मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम याद रखना है, ठीक है, और दूसरा जो आप लोगों को याद रखना है मेंडलीव की आवर्त सारणी के लक्षण, तीसरा याद रखना है मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ, चौथा याद रखना है मेंडलीव की आवर्त सारणी की हानि। बस इतना याद रखना, बहुत ही इजी है। अब हम लोग देखेंगे जो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में। दीर्घाकार आवर्त सारणी, ठीक है। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी को आप लोग समझिए स्टूडेंट, बहुत ही इजी है। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक कॉमन सेंस को बताने वाला हूं। पहला, दीर्घाकार आवर्त सारणी जो है तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित था। स्टूडेंट ये बाद में आया है दीर्घाकार आवर्त सारणी, ठीक है, इसीलिए जो था परमाणु क्रमांक पर आधारित था, ठीक है। और जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है परमाणु क्रमांक पर आधारित था, नोट कीजिए। नंबर फर्स्ट
नंबर सेकंड नोट कीजिए, इसमें जो था तत्वों के रासायनिक गुणों में समानता, भिन्नता तथा अन्य क्रमिक परिवर्तनों का स्वयं ही आभास हो जाता था। इसमें अगर तत्वों के रासायनिक गुणों में समानता है, भिन्नता है तथा अन्य क्रमिक परिवर्तन का स्वयं ही आभास हो जाता है, ठीक है, इसमें स्वयं ही आभास हो जाता है। अगला है, इस आवर्त सारणी को याद करना सरल है। इस आवर्त सारणी को याद करना सरल है क्योंकि ये बहुत ही सरल बनाया गया है, सरल तरीके से इसे रचा गया है, इसलिए इसे याद करना बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। तो तीसरा है, इस आवर्त सारणी को याद करना सरल है। चौथा है, जैसा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में अनेक अनुमान गलत निकाले गए। देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में अनेक अनुमान गलत निकाले गए, जो कि मैंने अभी बताया है क्या क्या गलत निकाला गया। परमाणु भारों के क्रम में परिवर्तन, समस्थानिक तथा संभारी की खोज, अनेक नए तत्वों के लिए उचित स्थान का अभाव और तत्वों का मूल लक्षण उसका परमाणु भार नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक होता है, ये सब इनकी हानियां थी। तो इसमें बहुत सारी चीजें गलत निकाले गए, लेकिन इस सारणी में कोई गलत अनुमान नहीं निकाले गए क्योंकि ये बाद में तैयार किया गया, सभी को मिलाकर एक अच्छा सा पीरियोडिक टेबल तैयार किया गया था, इसलिए इसमें कोई गलत अनुमान नहीं निकाला गया। पांचवा है, इस सारणी में आगे और भी विभाजन किए गए। इस आवर्त सारणी में आगे बहुत सारे विभाजन किए गए, जैसे सक्रिय तत्व का अलग और संक्रमण तत्व का अलग, विरल मृदा धातु अलग, लैंथेनाइट व रेडियो एक्टिव धातु, एक्टेनाइट उपधातु, इन सब का एक अलग अलग बनाया गया सारणी, ठीक है। यानी कि अलग अलग इनको कलर किया गया, अलग अलग मतलब जगह में रखा गया, ठीक है। छठवां है, इसमें उप समूहों को बिल्कुल ही पृथक कर दिया गया है। इसमें जो उप समूह है स्टूडेंट, उसे बिल्कुल ही पृथक कर दिया गया है, ठीक है। उप समूह, समूह का जो ऊपर का होता है उप समूह। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन। स्टूडेंट इसके बाहर आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है। इसके बाहर पढ़ोगे स्टूडेंट तो वो सब बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है। बोर्ड एग्जाम में जो आने वाले हैं उसे मैं आप लोगों को पढ़ा दिया, ठीक है। तो इतना आप लोगों को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ मैं आप लोगों को कुछ समझा देता हूँ। यहाँ मैंने आप लोगों को कई सारी चीजें बताया, अब आप लोगों को मैंने समझाया क्या है स्टूडेंट। यहाँ आप लोगों ने समझाया है कि अगर आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण, चैप्टर 3 जो आप लोगों का है धातु एवं अधातु, चैप्टर 4 कार्बन तथा उनके यौगिक, इन सभी पाठ को मैंने एक वीडियो में पढ़ाया है। तत्वों का जो आप लोगों का ये है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, इसे मैंने एक वीडियो में पढ़ा दिया है। अम्ल क्षार एवं लवण, इसे भी मैंने एक वीडियो में पढ़ा दिया है। और धातु एवं अधातु 1-1 घंटे का वीडियो है, तो उससे आप लोग देखिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर 5 अभी मैं आप लोगों को पढ़ा दिया, ठीक है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जो प्रक्रम भी मैंने 1 घंटे में पढ़ाया है, तो उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग पहले इतना तैयार करने के बाद इस पार्ट को देखना, क्योंकि ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इस लेसन की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जैव प्रक्रम है स्टूडेंट, तो इस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टूडेंट ये था आज का हमारा जो आप लोगों का तत्वों का आवर्त वर्गीकरण लेसन। यहाँ पर आप लोगों का लेसन समाप्त होता है, ठीक है स्टूडेंट। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए स्टूडेंट, ताकि वो भी इन सारे लेसन को देख सकें और इन सारे लेसन भी देख सकें, क्योंकि मैंने आप लोगों को 5-6 लेसन ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो स्टूडेंट आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, कम से कम 2000 लाइक तक पहुंचाइए स्टूडेंट, ठीक है। 2000 लाइक तक पहुंचाइए, फिर मैं आप लोगों को ऐसे हर एक चैप्टर का वीडियो देता रहूंगा। तो स्टूडेंट चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे वीडियो डेली प्रोवाइड करता रहूंगा। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।